सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछले क्लास में पिछले कक्षा में हमने देखा कि पूर्व मध्यकाल की कड़ी में हमने अरब आक्रमण और अफगान तुर्क इत्यादि को समाप्त कर लिया था। साथ ही करंट अफेयर्स की कड़ी में अप्रैल 2023 के करंट को भी हमने देखा था। साथ ही हमने एक प्रैक्टिस सेट को बनाया था और इस प्रकार कक्षा अपने नियत रूटीन के हिसाब से आगे बढ़ रही है। क्योंकि चर्चा की कड़ी में मैं पुनः बता दूं कि जीएस के 9 मुख्य खंड हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ह्यूमैनिटीज के 4 पोर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अपनी महत्ता है, मिसलेनियस की अपनी महत्ता है, और साथ ही इसके पैरेलल में जो करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं वह इन सभी खंडों में आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि परीक्षा में सफलता का जो सूत्र है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ही होकर गुजरता है। मैंने कहा भी है कि 2 साल पहले तक का यदि करंट तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी स्थिति बेहतर बनी रहती है। और उस कड़ी में हम 2023 के जनवरी से लेकर वर्तमान तक के करंट को देखने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार देख भी रहे हैं। हम मूल बातों पर आ जाते हैं। इतिहास में मेडावल हिस्ट्री शुरू हो चुका है और मेडावल हिस्ट्री की कड़ी में मध्यकाल के भारत में हमने अरब और तुर्क को देख लिया है। उसी कड़ी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद गुलाम वंश की शुरुआत होती है और हम आज गुलाम वंश को शुरू करेंगे, जो दिल्ली सल्तनत का संभवतः पहला वंश है। आज का जो हेडिंग होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत। आज हम दिल्ली सल्तनत से कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। अपनी कॉपी में हेडिंग बना लेंगे, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। शुरुआत करते हैं। परिचय की कड़ी में मैं एक बार बता दूं कि जब मोहम्मद गौरी भारत से वापस लौट रहा था तो उसकी रास्ते में हत्या हो गई और इसके बाद मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और यहीं से हम 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानते हैं। 1206 से लेकर 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कड़ी में आप देखेंगे कि पहली बार भारत में सेंट्रल रूप से, केंद्रीय रूप से कहीं न कहीं इस्लामिक सत्ता की स्थापना हुई। जब इस्लामिक सत्ता की स्थापना हुई तो इसके पूर्व की जो शासन पद्धति थी, जो हिंदू राजाओं पर आधारित शासन था, उसमें बदलाव आ गया और अब इस्लामिक संस्कृति, कला और धर्म इत्यादि भारत के धर्म के साथ सम्मिश्रित होने लगा। और उसका प्रभाव भी हम देखते हैं। जजिया के बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जजिया लगभग 3 बार लागू हुआ और 3 बार हटा। कौन बताएंगे कि किस किस शासक के समय में जजिया लागू हुआ और किस किस शासक के समय में हट गया? ये कौन बताएंगे? लिखवा दिए थे, लिखवाए थे कि बिन कासिम के समय पहली बार लागू हुआ, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने हटाया। फिरोज तुगलक ने फिर लगाया तो अकबर ने जाके हटाया, और फिर से औरंगजेब ने जब लगाया तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जाकर हटा। तो इन सभी तथ्यों को कंठाग्र रखेंगे, क्योंकि जजिया एक धार्मिक विभेदकारी कर था जो गैर मुस्लिमों पर अपने धर्म को बनाए रखने के लिए लागू होता था। इस सब की चर्चा हमने कर ली है। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो हेडिंग बना दीजिए, दिल्ली सल्तनत, और ब्रैकेट में लिख दीजिए तुर्क अफगान। तुर्क अफगान। तुर्क अफगान। ठीक है।
1206 से लेकर 1526, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी। यहां से हम शुरुआत करेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं से आगे बढ़ेगी। तो परिचय मैंने दे दिया है कि गोरी की मृत्यु के बाद उसी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं को देश का सम्राट घोषित कर देता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, लिखिए 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई जिसके बाद जिसके बाद जिसके बाद उसका साम्राज्य 3 भागों में बंट गया। जिसके बाद उसका साम्राज्य 3 भागों में बंट गया। ठीक है, 3 भागों में बंट गया। पहले समझ लेंगे, उसके बाद आप लोग लिखेंगे। जब गोरी की मृत्यु हुई तो उसका जो साम्राज्य था वो 3 टुकड़ों में बंट गया। उसके 3 गुलाम थे, यालदोज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो तीनों ने क्या किया, जो जिस प्रांत के सूबेदार थे, जिस प्रांत के गवर्नर बने थे, क्योंकि अब अकेले संभव नहीं था कि मोहम्मद गोरी हर जगह शासन कर लेता, उसने क्या किया, अपने विजित क्षेत्रों में 3 अलग अलग जगहों में अलग अलग दासों को चार्ज दे दिया था। जैसे भारत का चार्ज कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। तो जैसे ही चीफ की मृत्यु हुई तो सभी गुलाम क्या हुए, आजाद हो गए। और मैंने पिछली क्लास में बता भी दिया था कि जो गुलाम होते थे उनकी खरीद बिक्री हो सकती थी और होती भी थी। और उसमें एक प्लस पॉइंट भी दिया गया था, वह यह था कि यदि एक गुलाम बेहतर परफॉर्मेंस देता है, बेहतर कार्य करता है, उसकी पदोन्नति भी होगी और आगे चलकर वो सेनापति भी बन सकता है और सम्राट भी बन सकता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, गुलामों की भी पदोन्नति होती थी। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां रामलाल खोखर ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी, बता दिए थे, याद है, 15 मार्च 1226। तो जब हत्या कर दी तो हत्या करने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत का सम्राट घोषित किया। लेकिन आप यालदोज और कुवाचा को भी नहीं भूलेंगे। अब आप कॉपी में लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद गोरी के दासों ने मोहम्मद गोरी के दासों ने मोहम्मद गोरी के दासों ने गोरी की मृत्यु के बाद गोरी की मृत्यु के बाद
घोड़ी की मृत्यु के बाद स्वयं को अपने अपने प्रांत का स्वतंत्र बादशाह घोषित किया। स्वतंत्र बादशाह घोषित किया। स्वतंत्र बादशाह घोषित किया। ठीक है। अब कौन किस क्षेत्र का बादशाह बना? तो यालदोज बना गजनी का बादशाह, सुल्तान बन गया। कुबाचा बन गया सिंध प्रांत का सुल्तान। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बन गया, जो भारत की राजधानी मान सकते हैं आप उस समय। इसको नोट कर लेंगे। स्क्रीन नहीं आ रहा है? एक बार उसको जूम इन कर लीजिए, वापस से आ जाएगा। सभी ने नोट कर लिया? हर हाल में इसको याद रखेंगे। यालदोज को याद रखेंगे, कुवाचा को याद रखेंगे, और कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि यालदोज को कौन सा प्रांत मिला था? गजनी का प्रांत मिला था। और एक बार दोबारा से आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो शायद वो रिफ्रेश हो जाए। लास्ट में लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली भारत, इस साइड लिखा है यालदोज गजनी। यालदोज गजनी। ठीक है। हम आगे चलेंगे। इन तीनों शासकों को आप ध्यान में रखेंगे, और साथ ही तीनों शासकों के क्षेत्र को भी आप ध्यान में रखेंगे। और यह भी ध्यान में रखेंगे कि मोहम्मद गोरी का अपना कोई संतान नहीं था। यदि अपना कोई संतान होता तो फिर वह अगला सुल्तान घोषित हो सकता था। लेकिन चूंकि उसके पास कोई संतान नहीं था, तो फिर क्या हुआ? राज्य बट गया। तो नोट में लिख दीजिए इस तथ्य को, नोट में लिख दीजिए। लिखिए, मोहम्मद गौरी का अपना कोई संतान नहीं था। अपना कोई सुल्तान नहीं था, संतान नहीं था। मोहम्मद गौरी का अपना कोई संतान नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने
ऐबक ने दास वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश, दास वंश या गुलाम वंश, दास वंश या गुलाम वंश, गुलाम वंश या इलवरी वंश, इलवरी वंश अथवा मामलुक वंश की स्थापना की। इलवरी वंश अथवा मामलुक वंश की स्थापना की। मामलुक वंश की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चारों एक ही वंश के अलग अलग नाम हैं। कभी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, इस वंश का नाम मामलुक वंश किसने दिया? तो क्या उत्तर होगा? हबीबुल्लाह। ठीक है, लिख दीजिए। ऐबक ने तो गुलाम वंश के नाम से स्थापना की, लेकिन उसके कई नाम हुए आगे चलकर। लिख दीजिए, हबीबुल्लाह ने हबीबुल्लाह ने हबीबुल्लाह ने गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा। हबीबुल्लाह ने गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा। ठीक है। गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा। नेक्स्ट पॉइंट, फिर से लिखिए नोट नंबर 1। देखिए, दास वंश का प्रथम शासक, दास वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। दास वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जबकि जबकि अंतिम शासक अंतिम शासक अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। शमसुद्दीन क्यूमर्स था। क्यूमर्स। अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ठीक है, ध्यान रख लेंगे, अंतिम शासक पूछा हुआ है। प्रथम शासक लगभग सभी याद कर लेते हैं, लेकिन क्यूमर्स का नाम अंतिम शासक के रूप में नहीं भूलिएगा। एक और पॉइंट लिख दीजिए इसमें, दास वंश का काल 1206 से 1290 ईस्वी तक था। दास वंश का काल 1206 से 1290 ईस्वी तक था। ईस्वी तक था। ठीक है, तो ये था सामान्य परिचय। अब हम गुलाम वंश या दास वंश में महत्वपूर्ण शासकों को देखने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला शासक कौन था दास वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो हेडिंग में लिखी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक।
ठीक है, हेडिंग होगा ये। अब आप लोगों से अगला क्वेश्चन रहेगा कि एबक शब्द का अर्थ क्या होता है। वेरी गुड। एबक शब्द का अर्थ ही चंद्रमा है। तो लिख दीजिए पहला पॉइंट। देखिए, एबक का अर्थ चंद्रमा होता है। एबक का अर्थ चंद्रमा होता है। एबक का अर्थ चंद्रमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह मोहम्मद गौरी का दास एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। यह मोहम्मद गौरी का दास एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक था। संस्थापक था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना तो कोई कुरान की उपाधि ली, कुरान जो मुस्लिम का ग्रंथ है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना तो कोई कुरान की उपाधि ली, ना तो कोई कुरान की उपाधि ली, और न ही और न ही कभी खुतबा पढ़ा। खुतबा। और ना ही कभी खुतबा पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ऐबक ने कौन सी उपाधियां धारण की थी। लाख बख्श की उपाधि, मलिक की उपाधि भी धारण की थी, सिपह सलार की भी धारण की थी। तो लिखिए, ऐबक ने मलिक एवं मलिक एवं सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखें कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखें कि ध्यान रखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दानी, लाख बख्श कौमा हाथ मिताई, हाथ मिताई एवं खुर्रम खां भी कहा जाता है। खुर्रम खां भी कहा जाता है।
ठीक है, खुर्रम खां भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु देखिए, मिनहाज उस सिराज ने मिनहाज उस सिराज ने मिनहाज उस सिराज ने ऐबक को हाथ मिताई कहा था। ऐबक को हाथ मिताई कहा था। हाथ मिताई कहा था। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। अब कोई बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? लाहौर थी। तो नीचे लिख दीजिए राजधानी और तीर का चिन्ह देकर लाहौर। राजधानी लाहौर। अब ध्यान रखिएगा, वैसे तो ऐबक बहुत कम समय के लिए सुल्तान बन पाया, क्योंकि ऐबक को सुल्तान बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। जाहिर सी बात है कि जब स्वामी जीवित हो तो वह सूबेदार ही था, गवर्नर ही था। लेकिन जब मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु हो गई और ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना, तो लगभग 1206 से लेकर 1210 तक, यानी लगभग 4 साल 5 साल यदि देखेंगे आप, तो 4 से 5 साल उसे शासन करने का अवसर मिला। और इसी काल में उसने इस्लामिक वास्तुकला के कुछ उदाहरण भी पेश किए। वैसे 1210 में चौगान खेलते समय लाहौर में ही उसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी। लेकिन इस 5 साल के दरमियान उसने जो काम किए वो ऐतिहासिक है। जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया, मेहराब और गुंबद प्रणाली को विकसित किया। तो ये सब पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, उल्लेखनीय है। तो अगला पॉइंट लिख दीजिए। लिखिए 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु लाहौर में हो गई। घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु लाहौर में हो गई। लाहौर में हो गई। ठीक है, अगला बिंदु लिखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में इस्लामी वास्तुकला का जन्मदाता भी था। भारत में इस्लामी वास्तुकला का जन्मदाता भी था, जिसके 2 महत्वपूर्ण तथ्य थे। जिसके 2 महत्वपूर्ण तथ्य थे या तत्व थे। पहला मेहराब और दूसरा गुंबद। मेहराब और गुंबद। मेहराब और गुंबद। ठीक है, आज भी हम इस्लामिक इमारतों पर क्या देखते हैं, गुंबद बना हुआ देखते हैं। गुंबद इस्लामी वास्तुकला की आज भी क्या है, मुख्य पहचान है। आप चाहे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए,
आपको गुंबद देखने को मिल जाएगा। तो गुंबद की शुरुआत भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और साथ ही मेहराब की शुरुआत भी किसने की थी? ऐबक ने ही की थी। अब कोई बताएं कि ऐबक ने जो ये दो चीजें इजाद की वास्तुकला के क्षेत्र में, यह उसने कहां से सीखा था, कहां से कॉपी किया था? यह कॉपी किया था वेजेंटाइन साम्राज्य से। अब वेजेंटाइन साम्राज्य कहां का है? रोम का है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब भी है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इसका अर्थ क्या होता है? कौन बताएंगे? इसका हिंदी अर्थ है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के जो प्रोवर्ब हैं उसका सीधा अर्थ कभी नहीं आता है। जैसे इंग्लिश में है डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, ये अर्थ होता है उसका। ये कभी नहीं भूलेंगे। जैसे इंग्लिश में कई प्रोवर्ब हैं, देखते रहिए उसको। यदि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो देखते रहें। जिनको अधिकारी बनना है तो निश्चित रूप से देखें। जैसे कई बार होता है कि पार्किंग डॉग सेल्डम बाइट लिखा रहता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गरजते बादल बरसते नहीं। एक आध और पूछ लेता हूं, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, इसका क्या अर्थ होता है? कौन बताएंगे? इसका अर्थ ये नहीं होता है। इसका अर्थ होता है बहती गंगा से हाथ धोना। ध्यान रखिएगा। अब जो शुद्ध अर्थ है ना वो बताना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने लिटरेचर को भी ठीक रखिए और साथ साथ जो ग्रामेटिकल टर्म्स हैं उसको भी स्ट्रांग बनाकर रखिए। जो भी व्यक्ति अधिकारी बनना चाहते हैं इसमें, उनके अंदर में कम से कम 2 से 3 भाषाओं में उनकी पकड़ ठीक होनी चाहिए। खास करके इंग्लिश के मुहावरों में जरूर पकड़ बनाकर रखिए। हिंदी बाय डिफॉल्ट हमारा ठीक हो जाता है क्योंकि हमारी मातृभाषा होती है, लेकिन इंग्लिश पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। आज का जो भारत है, अब भले ही इंग्लिश कहीं भी दर्ज नहीं है, ना इंग्लिश राजभाषा है ना इंग्लिश राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन कई कारणों से इंग्लिश क्या है, सबसे महत्वपूर्ण भाषा हो गई है। उसे अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। आगे चलेंगे, मैं फिर कभी पूछूंगा किसी और दिन। अभी हम मूल बातों में चले आते हैं। हम किस टॉपिक पर थे? हम वेजेंटाइन साम्राज्य में थे। तो ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मेहराब और गुंबद की शुरुआत की, यह उसने रोम के वेजेंटाइन साम्राज्य से कॉपी किया था। इसको लिख दीजिए। देखिए, यह दोनों वास्तुकला के तत्व, यह दोनों वास्तुकला के तत्व वास्तुकला के तत्व रोम के वेजेंटाइन साम्राज्य से लिए गए हैं। रोम के वेजेंटाइन साम्राज्य से लिए गए हैं। ठीक है, इन सभी तथ्यों को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगले बिंदुओं पर चलते हैं। एक बार फिर से हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं, इस्लामी अटैक कहां से हुए और हम अभी कहां हैं। यदि आप प्राचीन भारत के बाद के तथ्यों को देखेंगे तो पूर्व मध्यकाल की कड़ी में हमने सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच लगभग 200 वर्षों का लंबा संघर्ष चला और अंतिम विजय प्रतिहारों की हुई। कन्नौज को लेकर यह संघर्ष जारी था। उसके बाद हमने कई छोटे वंशों को भी देखा और बाद में हमने देखा कि 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तो वह पहला इस्लामिक आक्रांता था। ध्यान रखिएगा, और उसका उद्देश्य था धन लूटना। लेकिन बाद के जो इस्लामिक लुटेरे आए, उनका उद्देश्य केवल धन लूटना ही नहीं था, बल्कि भारत में शासन करना भी था, जिसमें मोहम्मद गोरी प्रमुख है। उसने कितनी बार आक्रमण किया? गोरी ने 17 बार आक्रमण किया। और बाद में उसने दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप भी दिया। और कालांतर में जब गोरी की मृत्यु हो गई तो ऐबक शासक भी बना। अब
मैंने जैसे बताया, क्योंकि शासन बदल रहा है तो वास्तुकला भी बदल जाएगी, संस्कृति भी बदल जाएगी, धार्मिक क्षेत्र में भी इसका क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। और राजनीतिक उथल पुथल से अब समाज गुजरेगा, निश्चित रूप से गुजरेगा। क्योंकि अब क्या है, तुर्क अफगानों का शासन देश में बढ़ने लगा है 1286-10 के बीच में। इस कड़ी में यह ध्यान रखेंगे कि भारत में जो सबसे पहला मस्जिद बनवाया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। और साथ ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। इसको लिख दीजिए नेक्स्ट पॉइंट के तौर पर। लिखिए, ऐबक ने भारत का पहला मस्जिद, ऐबक ने भारत का पहला मस्जिद पहला मस्जिद कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया। कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया, दिल्ली में बनवाया। एवं एवं 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे, अगले पॉइंट्स की ओर चलेंगे। अब चूंकि भारत में एक नए संप्रदाय का अभ्युदय हो चुका है जो इस्लाम का संप्रदाय है, और इस्लाम के साथ साथ ही एक और भी संप्रदाय आया जिसे इस्लामी रहस्यवाद कहा जाता है। उसका क्या नाम है उस संप्रदाय का? सूफी संप्रदाय। इसको नहीं भूलेंगे। सूफी संप्रदाय को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिनका ह्यूमैनिटीज में इतिहास ऑनर्स होगा या फिर सब्सिडरी जो पूरक विषय में होगा, ठीक है, सब्सिडरी में होगा, तो आपने जरूर पढ़ा होगा। +2 के इतिहास में भी इस चीज को हम देखते हैं, और 10वीं के इतिहास में भी सांकेतिक रूप से इस चीज को हम देखते हैं, इस तथ्य को हम देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बख्तियार बिन काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी, लेकिन उसे वह पूर्ण नहीं करवा सका था, बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो कुतुब मीनार को बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और कुतुब मीनार का जो सबसे टॉप है वह फिरोज शाह तुगलक ने बहुत बाद में जाकर बनवाया था। इस पॉइंट को लिख दीजिए, महत्वपूर्ण है। लिखिए, दिल्ली में दिल्ली में बख्तियार बिन काकी बख्तियार बिन काकी के याद में ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे लाल पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है। जिसे लाल पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है। लाल पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ठीक है।
इसी में एक लाइन ऐड कर दीजिए। लिखिए, इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में स्थान दिया है। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में स्थान दिया है। यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में स्थान दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी किसी इमारत को विश्व विरासत में दर्ज किया जाए तो वह इमारत हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और राष्ट्रीय महत्व के दृष्टिकोण से भी उल्लेखनीय हो जाता है। यदि कभी आपसे पूछेगा कि इन दिए गए इमारतों में से कौन सा एक इमारत विश्व विरासत की सूची में दर्ज है, उसमें एक कुतुब मीनार भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए अगला बिंदु, कालांतर में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य, कालांतर में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूरा किया। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूरा किया। ठीक है, इल्तुतमिश ने पूरा किया। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए 1369 ईस्वी में, 1369 ईस्वी में बिजली गिर जाने के कारण, बिजली गिर जाने के कारण चौथी मंजिल का मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। चौथी मंजिल का मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया एवं पांचवी मंजिल का निर्माण भी करवाया, एवं पांचवी मंजिल का निर्माण भी करवाया। निर्माण भी करवाया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आरंभ ऐबक ने किया। उसके बाद 4 मंजिल तक कौन बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। और जब बिजली गिर गया और चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई, उसको भी ठीक करवाया और पांचवी मंजिल का निर्माण भी करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इसको आप सदैव ध्यान रखेंगे, यह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां हैं, कौन बताएंगे? वेरी गुड, 375 सीढ़ियां हैं। लिख दीजिए ब्रैकेट में 375 सीढ़ी। पूछा गया क्वेश्चन है। अब उसके नीचे लिखिए लंबाई, लेंथ या हाइट 72 मीटर, 72.5 मीटर्स। बराबर लगभग 238 फीट। ठीक है, नहीं भूलिएगा, कई बार मीटर में नहीं पूछकर फीट में पूछ देता है, तो या तो 72.5 मीटर या 238 फीट इसका उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब अगली चर्चा हम करेंगे 2.5 दिन के झोपड़े पर। जो हाँ,
हाँ ठीक है, 5वीं मंजिल को छोड़ दिया होगा, आरंभ का लिखा होगा। 5वीं मंजिल भी बाद में जुड़ गया, जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, तो उसको अब याद रखिए, पूरा याद रखिए। परीक्षा में कोई एक ही ऑप्शन समकक्ष होगा, तो जो भी होगा उसको टिक कर देंगे, आगे चलेंगे। अब हम 2.5 दिन के झोपड़े की बात करेंगे, जो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, जिसका निर्माण बख्तियार बिन काकी के याद में ऐबक ने करवाया था। वो एक्चुअली एक बौद्ध स्तूप के अवशेष पर बना हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए। लिखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, एक मस्जिद है जिसे बौद्ध मठ के अवशेष पर बनाया गया है। बौद्ध मठ के अवशेष पर बनाया गया है। बौद्ध मठ के अवशेष पर बनाया गया है। एक लाइन और ऐड कर दीजिए। देखिए, इस वास्तुकला में विग्रहराज चतुर्थ, इस वास्तुकला में विग्रहराज चतुर्थ के हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं। विग्रहराज चतुर्थ के हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां उद्धृत हैं, ये लिख दीजिए। इतनी बातें यदि आप कुतुबुद्दीन ऐबक में याद रख लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी जो परीक्षाओं का नेचर है, उसमें आधुनिक भारत का सबसे अधिक महत्व है, और उसके बाद नंबर 2 पर प्राचीन भारत का महत्व है। मध्यकाल से इन दोनों खंडों की सापेक्ष तुलना में कम प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे शासक का नाम लिखिए गुलाम वंश में, आराम शाह। आराम शाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह नाम के अनुरूप ही काम कर गया। जैसे इसका नाम है, उसी अनुरूप इसने काम भी किया, आराम करके चला गया। ठीक है, नाम क्या है? आराम शाह। आराम करके चला गया, 8 माह में चला गया। मुझे लगता है कि इतिहास में बहुत कम समय के लिए राजा बना। आप लोग बताइए कि सबसे लंबे समय तक सम्राट कौन रहे इतिहास में, जल्दी। वेरी गुड, अमोघ वर्ष लिखवा दिए थे, 5 दिन पहले ही पढ़ाए हैं। नाम भी अमोघ है और शासन भी अमोघ है। आराम शाह क्या है? आराम करके चला गया। लिखिए, इसने 8 माह शासन किया। इसने 8 माह शासन किया और ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा था। 8 माह शासन किया और ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इतनी बातें काफी है। 8 माह में रहेगा तो क्या करेगा? 8 माह में आया और चला गया। अब आगे चलते हैं। तीसरा लिखिए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236, 1210 से 1236 ईस्वी।
इल्तुतमिश। ठीक है, समझ लेते हैं। तीन चार बातें इल्तुतमिश के विषय में महत्वपूर्ण होंगी। पहला तो यह गुलामों का गुलाम था। गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐबक पहले से गुलाम था, गोरी का गुलाम था, और ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। तो यह गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब गुलाम वंश की स्थापना हुई तो संस्थापक 4 वर्ष में ऊपर चले गए, उसके बाद आराम करके चला गया। उसके बाद जो सबसे लंबी अवधि तक सम्राट बना है वो इल्तुतमिश है, जिसके पास एक लंबा कार्यकाल है, शासन का कार्यकाल है, इसके पास साम्राज्य को बढ़ाने का कार्यकाल है। इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है इस वंश का। और ध्यान रखेंगे कि जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था उस समय यह बदायूं का गवर्नर था। इसको भी ध्यान रखेंगे। और एक और तथ्य है इसके विषय में, जो ओरिजिनल खलीफा होता है उसको मान्यता तुर्की के खलीफा से मिलती थी। इसको ध्यान रखिएगा। जब तक किसी को तुर्की के खलीफा ने, चीफ ने खलीफा का पद नहीं दे दिया है तब तक वो सुल्तान नहीं है, खलीफा नहीं है। तो यह पहला शासक हुआ भारत में, इस्लामिक शासक, जिसको तुर्की के खलीफा ने मान्यता प्रदान की थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो 4-5 बातें इल्तुतमिश के विषय में उल्लेखनीय हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। और एक बड़ी बात जो लिखवा दिया है मैंने, इसने क्या किया? कुतुब मीनार को पूरा करवाने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तो लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए लिखिए सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला बिंदु लिखिए, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, लिखिए ऐबक के समय बदायूं का गवर्नर था। बदायूं उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। ऐबक के समय बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान था, लीगल। सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान था। सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान था जिसने जिसने 1229 में 1229 में तुर्की के, बगदाद लिख दीजिएगा, इसमें तुर्की को काट के बगदाद कर दीजिए, बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से खलीफा का पद प्राप्त किया था। बगदाद के खलीफा से खलीफा का पद प्राप्त किया था। खलीफा का पद प्राप्त किया था।
नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के निकट दिल्ली के निकट जूड नामक स्थान पर दिल्ली के निकट जूड नामक स्थान पर जूड नामक स्थान पर इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया। इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया एवं शासक बना। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। जैसे मैंने पूर्व में ही चर्चा कर दी है, इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम था, यानी ऐबक का गुलाम था। वैसे तो राजा नहीं बनता, उसने राजा को ही हरा दिया, आराम शाह को ही परास्त कर दिया। ठीक है, और स्वयं को सम्राट घोषित किया। हमने तराइन के युद्ध को पढ़ा है इतिहास में। तराइन के दो प्रमुख युद्ध को हमने पढ़ा, 1191 और 92 का युद्ध। 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हरा दिया था, लेकिन 1192 के युद्ध में जब जयचंद्र ने धोखा दे दिया, तो उसके कारण पृथ्वीराज चौहान की गोरी से हार हुई और बंदी बना लिए गए। लेकिन इतिहास में तराइन का तीसरा भी युद्ध है, इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? तराइन का तृतीय युद्ध कौन बताएंगे मुझे, कब हुआ था? किसके बीच हुआ था? वेरी गुड। मैंने अभी 3 प्रांतों की चर्चा की। ठीक है, यालदोज, कुबाचा और ऐबक, इन तीनों को अलग अलग प्रांत मिले थे। लेकिन जब इल्तुतमिश ने स्वयं को देखा कि अब उसे खलीफत्व इत्यादि प्राप्त करने के लेवल पर वो आ चुका था, साथ ही वास्तविक संस्थापक बन चुका था, इसी कड़ी में क्या हुआ, उसने यालदोज को भी पराजित कर दिया। यालदोज कहां का शासक था? यालदोज कहां का शासक था? गजनी का शासक था। और सिंध का शासक कौन था? कुबाचा था। उसने यालदोज को पराजित कर दिया उसमें। इसको लिख दीजिए, महत्वपूर्ण है। लिखिए तराइन के तीसरे युद्ध, ब्रैकेट में 1215, तराइन के तीसरे युद्ध ब्रैकेट में 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में। ठीक है, इल्तुतमिश ने यालदोज को पराजित कर दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब एक और तथ्य है इसमें, इल्तुतमिश के शासनकाल को भी हम 2 खंड में बांटकर देख सकते हैं। क्योंकि वैसे तो शासन लगभग 26 वर्ष का है, लेकिन जो 20 वर्ष हैं शासन के, मुख्य 20 साल, उसको हम 2 खंड में बांटकर देख सकते हैं। जो पहला खंड है 1210 से लेकर 1220 के मध्य का जो खंड है, उस खंड में साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक है, साम्राज्य को मजबूती प्रदान करना इत्यादि इनके लक्ष्य थे। लेकिन जो द्वितीय भाग है, द्वितीय अर्धांश का खंड है, उसमें मंगोलों के आक्रमण से राज्य को बचाना एक बड़ी चुनौती रही। उस पर इल्तुतमिश ने सारी ऊर्जा लगा दी। मंगोल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मंगोल कितने खतरनाक आक्रमणकारी थे, मंगोलों से कैसे बचने के लिए राजाओं ने क्या क्या प्रयास किए इतिहास में, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो लिख दीजिए अगले पॉइंट में, लिखिए इल्तुतमिश के शासनकाल को इल्तुतमिश के
शासन काल को दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। इल्तुतमिश के शासनकाल को दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। देखिए पहला भाग, पहला भाग 1220 से 1230 ईस्वी, तीर का चिन्ह। पहला भाग 1220 से 1230 ईस्वी, तीर का चिन्ह। देखिए विद्रोहियों का दमन करना था। विद्रोहियों का दमन करना था। विद्रोहियों का दमन करना था। ये पहला भाग का समय गलत लिखा दिया, एक बार दोबारा इसको ठीक कर दें, 10 से 20 कर दें इसको, एक मिस्टेक है, ठीक कर दें। विद्रोहियों का 1210 से 20 करें इसे। विद्रोहियों का दमन करना था, ध्यान रखिएगा इस। इसी में एवं लिख दीजिए, एवं राज्य का विस्तार करना था, यह भी लिख दीजिए। विद्रोहियों का दमन करना था एवं राज्य का विस्तार करना था। ठीक है। दूसरा भाग 1220 से लेकर 1230 तक, 1220 से लेकर 1230 तक, 20 से लेकर 30 तक। लिखिए उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में मंगोल आक्रमण को टाला। उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, समझ पा रहे होंगे आप मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। उत्तर पश्चिम मैप में समझते हैं कि नहीं, कौन सा एरिया आएगा उसमें? आज का जो पाक का प्रांत है, अफगान का प्रांत है, ठीक है, वहां से लेकर दिल्ली को टच करते हुए उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में मंगोलों के आक्रमण को टाला। एक नोट लिखिए, लिखिए मंगोल नेता चंगेज खां का मूल नाम मंगोल नेता चंगेज खां का मूल नाम तैमुजिन था। कहीं कहीं पर तैमुजियन भी लिखा रहता है, तैमुजिन था। तैमुजिन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा चंगेज खान ने इतिहास में सबसे अधिक हत्याएं की है। अपने तलवार से चंगेज खान ने लगभग 40 लाख लोगों को अकेले मार दिया था। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। इसे इतिहास का सबसे बड़ा हत्यारा कहा जाता है। एक होता है कि सैनिकों के सहयोग से मार दिया, सैनिक वाला गिनेंगे तो करोड़ों में पहुंच जाएगा। सिर्फ अपने तलवार से 40 लाख लोगों की हत्याएं कर दिया था इसने, इतना क्रूर था। मंगोलियन बहुत क्रूर होते थे और खतरनाक आक्रमणकारी होते थे। उनसे सदैव ही भारत के राजाओं को भय लगा रहा है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। चंगेज खान, हाँ हाँ,
विष्णु जी, ऐसा है, जानवरों की हत्या आज नहीं होती है क्या? आज रुक गई है? आज भी हो रही है। जब हम हाँ, जब हम किसी तथ्य को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम मानव को केंद्र बिंदु में रखकर चलते हैं। यदि आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक चैप्टर है संसाधन और विकास, कक्षा 10वीं का चैप्टर है। उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जब भी इतिहास का हम अध्ययन करते हैं, इतिहास में मानव को केंद्र बिंदु में रखकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कभी किसी जीव जंतु को केंद्र में रखकर इतिहास का अध्ययन नहीं किया जाएगा। इसीलिए चूंकि जीव जंतु की हत्या आज भी उससे कम नहीं हो रही है। आज भी आप देखेंगे कि भारत भारत मांसों का विश्व का नंबर 1 सप्लायर है कि नहीं है? आज भी है। तो उसको दृष्टि में रखकर, केंद्र में रखकर कभी अध्ययन नहीं होगा। अध्ययन सदैव मानव को केंद्र में रखकर होगा, क्योंकि मानव एक संसाधन है। इसको ध्यान रखना है। इसीलिए उन तथ्यों की हम चर्चा इतिहास में नहीं करेंगे। आगे चलेंगे। ठीक है, मूल बातों पर आ जाते हैं। हम थे चंगेज खां पर। तो मैं बता रहा था कि मंगोलियन अटैक का डर सदैव ही भारत को रहा, और जिन शासकों के समय में मंगोल आक्रमण हुए वो सदैव ही मंगोलों से टक्कर लेने में, युद्ध करने में अपनी उन्होंने सारी ऊर्जा झोंक दी। फिर भी बहुत हद तक तो रोक सके, लेकिन उसके संहार को बहुत हद तक ना रोक सके। इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। चंगेज खां स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था। इसे हर हाल में याद रखिएगा। ठीक है, इतना क्रूर शासक था, ईश्वर का अभिशाप कहता था। लिख दीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिखिए। वह स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था। वह स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ध्यान रखेंगे। अब हम आगे चलेंगे। अभी हम इल्तुतमिश में हैं। तो हमने इस कड़ी में इल्तुतमिश के शासन के 2 खंड को देखा। 1210 से 1220 का पहला खंड और 1220 से लेकर 1230 तक का दूसरा खंड। ध्यान रखिएगा। पहले खंड में क्या किया उसने? साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरे खंड में क्या किया? मंगोलियन अटैक से उत्तर पश्चिमी के क्षेत्र को रोका। ये 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। अब जो तीसरा एक खंड हो सकता है 1230 से लेकर 36, जो बहुत शॉर्ट पीरियड है, और जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट का टाइम होगा, सेवानिवृत्ति का समय होगा। इस काल में कोई भी राजा उतनी प्रखरता से युद्ध नहीं कर सकता। जो करना था 20 सालों में कर लिया, कैरियर के शुरुआत में कर लिया। तो अब उसने क्या किया? इस काल में निर्माण पर, सिक्का चलाने पर, सुदृढ़ता पर, इत्यादि इत्यादि, न्याय पर, इस सब पर बल दिया। इसको लिख दीजिए। लिखिए, शासन के तृतीय कालखंड में, शासन के तृतीय कालखंड में, शासन के तृतीय कालखंड में, ठीक है, ब्रैकेट में 1230 से 36, शासन के तृतीय कालखंड में 1230 से लेकर 36 ईस्वी, ब्रैकेट में निर्माण, सुधार और सुदृढ़ता, सुदृढ़ता पर बल दिया। निर्माण, सुधार एवं सुदृढ़ता पर बल दिया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इस कड़ी में आप लोग बताइए कि उसने किस चीज का निर्माण किया, पूरा किया? कौन बताएंगे? वेरी गुड। उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, जो अभी हमने चर्चा की। 2.5 दिन का झोपड़ा तो खैर उसने अवक ने बना दिया था, लेकिन बाद में क्या किया? उसमें भी उसने बाहर से उसके पेंट्स को बदला, उसके
क्षरण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जो कुतुब मीनार है उसके निर्माण का कार्य उसी ने पूरा करवाया। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इस कड़ी में उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया, लिख दीजिए। इस कड़ी में उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया, ब्रैकेट में 1230 ईस्वी। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्कों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो सिक्कों का राजकुमार इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या किया, क्या जारी किया? वेरी गुड। चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे उस समय? टंका कहते थे। और तांबे के सिक्के को? जीतल। इसको भी लिख दीजिए। लिखिए, सबसे पहले शुद्ध अरबी का सिक्का चलाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी का सिक्का चलाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी का सिक्का चलाया। चलाया जिसमें चांदी का टंका एवं एवं चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल उल्लेखनीय है। तांबे का जीतल उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में एक लाइन ऐड कर दीजिए। अतः इसे मुद्रा का राजकुमार कहा जाता है। अतः इसे मुद्रा का राजकुमार कहा जाता है। आगे चलेंगे। अब इसने जो एक बड़ा बदलाव किया वह इक्ता प्रणाली है। आप में से कोई अभ्यर्थी मुझे इक्ता प्रणाली को डिफाइन करके बताएं, किसको पता है इक्ता प्रणाली क्या है? एक बार दोबारा से बताइए। सैनिकों के बीच बांटना इक्ता कहलाती है। और कोई? अच्छा, ये भूमि क्या केवल सैनिकों को मिलती थी या किसानों को भी मिलती थी? किसानों को भी मिलती थी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत क्यों की गई, ये कौन बताएंगे? गवर्नेंस के लिए। वेरी गुड। इसके पहले कौन सी प्रणाली थी, इक्ता के पहले? क्या था इसके पहले? वेरी गुड, सामंतवादी। ठीक है, देखिए एक बार इस तथ्य को ठीक से समझ लेते हैं।
प्रशासन के केंद्रीकरण के लिए। हाँ आदित्य जी बताइए। चलिए एक बार इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, सामंतवादी प्रणाली का मतलब होता है कि जो सामंत होते हैं, सामंतों के पास जमीन का पूरा चार्ज होता है और किसानों से टैक्स वसूल कर राजा तक पहुंचाने का कार्य सामंतों का होता था। बदले में सामंत किसानों को सैन्य सुरक्षा प्रदान करते थे, साथ ही जमीन खेती करने के लिए देते थे। बदले में जो किसान होता था वो किसी भी माध्यम से, जो माध्यम प्रचलन में होगा उस माध्यम से टैक्स पे कर सकता था, जैसे वस्त्र देकर, अन्न देकर, या फिर धन का कम प्रचलन था, धन देकर भी इस प्रकार कर सकता था। इल्तुतमिश ने क्या किया, सबसे पहले इक्ता प्रथा शुरू की, जिसमें बीच में ये जो सामंत थे इनको समाप्त कर दिया उसने। इसको ध्यान रखेंगे। और जो भूखंड है वो सीधे किसानों को आवंटित कर दिया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। जो यूजर है, जो जमीन का उपभोग करता है, उस तक सीधे जमीन पहुंचाकर टैक्स लेने की प्रणाली शुरू की थी। इसे इक्ता प्रथा कहा गया है। इसको लिख लीजिए। लिखिए अगले पॉइंट में, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। शुरुआत की जिसके तहत उसने अपने राज्य को, जिसके तहत उसने अपने राज्य को, उसने अपने राज्य को छोटे छोटे भूखंडों में बांट दिया। छोटे छोटे भूखंडों में बांट दिया, जिसे इक्ता कहा जाता था। जिसे इक्ता कहा जाता था। इक्ता कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, इक्ता कहा जाता था। आगे लिखिए, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से उसने सामंतवादी प्रणाली की समाप्ति की। इसके माध्यम से उसने सामंतवादी प्रणाली की समाप्ति की और केंद्रीकरण की शुरुआत की। सामंतवादी प्रणाली की समाप्ति की और केंद्रीकरण की शुरुआत की। केंद्रीकरण की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन चालीसा का गठन किया। चालीसा का गठन किया जिसमें 40 तुर्की सरदारों को रखा गया। 40 तुर्क सरदारों को रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, उसने न्याय के लिए, न्याय के लिए न्याय घंटा का निर्माण किया। न्याय के लिए न्याय घंटा का निर्माण किया। निर्माण किया एवं एवं
हौज ए शमसी, हौज ए शमसी तथा मदरसा ए मुइजी का निर्माण करवाया। मदरसा ए मुइजी का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। ध्यान रखिएगा, न्याय के क्षेत्र में काम, शिक्षा के क्षेत्र में काम, ये सभी कार्यों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगले बिंदु में लिखिए, इल्तुतमिश पहला शासक था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने मध्य एशिया के विद्वानों को आश्रय दिया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने मध्य एशिया के विद्वानों को आश्रय दिया। मध्य एशिया के विद्वानों को आश्रय दिया। आश्रय दिया। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, उसने अपना मकबरा दिल्ली में बनवाया। दिल्ली में बनवाया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु, मकबरे को अंडरलाइन कर देंगे, पूछा गया प्रश्न है। देखिए, इल्तुतमिश के समय बिहार का सूबेदार मलिक जानी था। इल्तुतमिश के समय बिहार का सूबेदार मलिक जानी था। मलिक जानी था। अगला बिंदु, कोई बताएंगे कि इल्तुतमिश के समय में उसके प्रधानमंत्री कौन थे? वजीर आजम कौन थे? लिख दीजिए। लिखिए, इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री जुनैदी था। जुनैदी। इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री जुनैदी था। अभी हमने चर्चा की कड़ी में मिनहाज उस सिराज की चर्चा की थी। मिनहाज ने कौन सी रचना रची? क्या नाम है उस रचना का? वेरी गुड, लिख दीजिए इसको भी। लिखिए, इल्तुतमिश के दरबार के प्रसिद्ध इतिहासकार इल्तुतमिश के दरबार के प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज ने मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी लिखी। तबकात ए नासिरी लिखी। तबकात ए नासिरी लिखी। कभी नहीं भूलेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इल्तुतमिश ने केंद्रीय सेना का निर्माण नहीं किया। इल्तुतमिश ने केंद्रीय सेना का निर्माण नहीं किया। नहीं किया लेकिन लेकिन अपनी राजधानी दिल्ली में अपनी राजधानी दिल्ली में शाही अंगरक्षकों का एक दल तैयार किया। शाही अंगरक्षकों का एक दल तैयार किया। एक दल तैयार किया। हेडिंग में लिखेंगे रजिया सुल्तान। अगली कक्षा होगी यहां से, रजिया सुल्तान। ठीक है। मध्यकाल अधिक तेजी से समाप्त होने वाला खंड है क्योंकि यह थोड़ा सा छोटा खंड है। प्राचीन इससे अधिक विस्तृत है और आधुनिक सबसे अधिक विस्तृत है। इस खंड को हम तेजी से आगे ले जाएंगे और मुख्य फैक्ट्स को यहां पर हम देख लेंगे। पूछताछ भी चलती रहेगी। अगली कक्षा में जब भी मैं आपके समक्ष आऊंगा तो निश्चित रूप से पूछताछ के माध्यम से हम कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स पर आप सभी विशेष जोर देंगे क्योंकि आज की परीक्षाओं की जो प्रकृति है उसमें आप कितना भी स्टैटिक पढ़ लीजिए, जब तक करंट आपका सपोर्ट नहीं करेगा हर हाल में आप विफल होते हैं, सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखना है। तो करंट की कड़ी में भी हमने लगभग 6 माह का बिहार स्पेशल भी देखा था। 4 माह, अब तो 4 माह का हो गया। 4 माह का हमने भारत और विश्व देख लिया था और करंट की कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बजट इत्यादि को भी हमने देखा था बीच में। अभी जो रिसेंट बजट आया है, लेटेस्ट बजट को भी हम लगभग 10 कक्षाओं के बाद किसी एक क्लास में देख लेंगे। इस तरह से हम कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं और नित्य रूप से हम अगले टॉपिक्स को कवर करते चले जा रहे हैं। आपका कार्य है बार बार रिवाइज करना, उसमें मास्टरी हासिल करना, और जिन्हें अधिकारी बनना है वो निश्चित रूप से एनसीईआरटी पढ़कर आया करें। यदि आप एनसीईआरटी का अध्ययन करके आएंगे तो आपकी स्थिति निश्चित रूप से अच्छी रहेगी, निसंदेह अच्छी रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, जीस्ट है सबका। आगे चलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। अगली कक्षा फिर कल होगी। सभी को शुभ रात्रि। सभी का धन्यवाद। हाँ, अर्चना जी पूछ लीजिए, क्या पूछना चाहते हैं। 17 बार आक्रमण गोरी ने किया था। कहां पर? गजनवी ने भी कई अटैक किए हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत बार आक्रमण किया है उसने भी, लेकिन गोरी को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। उल्टा नहीं तो मैं कह गया, 1 मिनट, मैं शायद उल्टा कह गया। लिखवाए होंगे, लिखवाए हैं, एक बार देखिए तो क्या लिखवाए थे उसमें। गजनवी लिखवाए थे, गोरी लिखवाए थे। 17 बार वाले में गजनवी होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप 17 बार वाले में गजनवी होना चाहिए। सोमना, हाँ ठीक है, गजनवी होना चाहिए। फ्लो में वो निकल गया होगा क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं। हाँ राघव जी बताइए। हम्म। हम्म। वो तो लिखवा दिए हैं, वो तो आज ही लिखवा दिए हैं। यालदोज, यालदोज, कुवाचा और एवक तो आज ही आपने लिख लिया है। जो 17 बार आक्रमण की बात है वो गजनवी में ही लिखिए। फ्लो में निकल गया होगा वो चीज।
गजनवी में लिख लीजिए, क्योंकि सोमनाथ के मंदिर तक काउंट किया जाता है, उसको ध्यान रख लीजिएगा। वैसे दोनों शासकों ने लगभग, हाँ, गजनवी ही लिखवाया होगा मैंने। दोनों शासकों ने कई बार अटैक किए, ठीक है। हाँ, गजनवी ही होगा, गोरी नहीं होगा, गजनवी होगा। गोरी ने भी लगभग, मुझे लगता है कि टोटल जो गोरी के भी आक्रमण हैं, हाँ बताइए। हम्म। काट काट देंगे उसको, उसको काट के गजनवी में डाल देंगे उसको, ठीक है। उसको कट करके उसमें पेस्ट कर दीजिए, तो लिखाने के फ्लो में कहीं वो चला जाता है, कई बार हजारों तथ्य हैं, एक आध तथ्य स्लिप हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान में होगा। हाँ, कामरूप असम को कहा जाता है। नहीं, उड़ीसा को नहीं कहते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा एक समय में जब संयुक्त प्रांत हुआ करता था, उस बड़े क्षेत्र का ही नाम था, लेकिन वो असम का ही नाम होगा, कामरूप, ठीक है। आगे चलेंगे, वो ठीक कर देंगे, करेक्शन कर देंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। कक्षा की समाप्ति कीजिए।